नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी पेशा वालों से लेकर गरीब, किसान और महिलाओं तक के लिए कई ऐलान किए। एक और जहां पीएम आवास योजना के बजट को बढ़ाया गया, वहीं अंत्योदय योजना को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स के स्लैब में भी अहम बदलाव किए गए हैं। और इस बजट से आम आदमी को क्या मिला, किसके लिए क्या घोषणाएं की गई और गरीब किसानों को क्या क्या फायदा होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है। गरीबों के लिए मोदी सरकार ने अंत्योदय योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी। इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। साथ ही आपको बता दें कि मोदी सरकार ने गरीबों को अपना आशियाना देने के लिए पीएम आवास योजना के बजट में इजाफा किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023 और 24 का बजट पेश करते हुए बुधवार को ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66% बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चर्चा आज इसी पर हम करेंगे। राष्ट्र हित में बजट में किसे क्या मिला? तो आज का बजट कई लिहाज से बेहद अहम हो जाता है और आज हम इसी बात को लेकर चर्चा भी करेंगे कि क्या कुछ मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में खास रहा। हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है स्लैब अर्थशास्त्री मनीष हिंदवी से। सुनाते हैं आपको। वित्त मंत्री सीतारमण ने आज बजट पेश किया। बजट को लेकर के तमाम मुद्दों पर बात हुई, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो है कि आखिर 7 लाख की जो छूट दी गई है आय में, वो 3 से 5 लाख में या 6 लाख में 5% की जो बात की जा रही है, उसको जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर मनीष हिंदवी जी हैं। मनीष जी, सबसे बड़ा सवाल जो एक कन्फ्यूज़न हो रहा है कि 7 लाख पे टैक्स फ्री किया गया है या 3 से 5 के बीच में जो स्लैब दिया गया, क्या है आखिर ये अंतर? उसमें तरीका उसका ये होता है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, जो पहले 5 लाख तक थी, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन द मोमेंट आप 5 लाख से ऊपर जाते हैं, आप स्लैब में चले आते हैं। सिर्फ कंफ्यूजन इतना ही था, उसको वो ऐसे ही दूर है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप 5 लाख के नीचे थे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और 5 के ऊपर आप जाते थे तो आप स्लैब में चले आते थे। फिर उधर 2.5 से 5 लाख के बीच में 5%, 5 से ऊपर, इस तरीके से चलने लगता था। अब क्या होगा कि वही 5 लाख 7 लाख कर दिया गया। यानी अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर आप 8 लाख आपकी इनकम हो गई तो आप स्लैब में आ जाएंगे। तो ये क्यों कहा जा रहा है 3 से 5 के बीच में, आप 3 से 6 के बीच में आपको 5% देना होगा? ये थोड़ा समझाइए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप 7 के ऊपर चले गए तो आप स्लैब में आ गए। 3 से 6 के बीच में 5, 6 से 9 के बीच में 10, 10 से 12 के बीच में 15, वो एक स्लैब बना दिया गया है। नहीं तो आय, अगर मान लीजिए सपोज करिए मेरी 50,000 रुपये महीना है और मैं 6 लाख रुपए साल हो गया, अगर आपकी 10 लाख रुपए है, यानी 7 लाख से ऊपर चली गई, तो आप स्लैब में आ गए। फिर 3 से 6 के बीच में, यानी 3 लाख तक रिबेट रहेगा। 3 से 6 लाख के बीच में कितना देंगे आप? अच्छा, मतलब 7 से लेके 10 के बीच में जो 3 लाख का है वो रिबेट रहेगा। हाँ, उसको कैलकुलेशन का तरीका ये होता है कि 10 लाख तक आपकी इनकम हो गई, पहला 3 लाख माफ हो गया, अगला 3 से 6 लाख के बीच में आपको कितना देना है? 10% मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर। तो 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000। 6 से 9 के बीच में आपको देना है 15%, यानी 3 लाख पे 15, 45,000। तो 45 और उधर कितना जोड़ा था हम लोगों ने? 30,000, 75,000। और इधर 9 से 10 के बीच में कितना बचा? 1 लाख बचा। तो 1 लाख पे आपको देना है 20%, यानी 20,000 रुपया। तो 45, 75, 95,000 आपका टैक्स बना। अच्छा, बाकी जो मेडिक्लेम वगैरह में और जो टैक्सेस में है, उसमें आपकी राय क्या है? कैसा रहा? एक्चुअली क्या है कि सरकार ने 3 साल पहले इनकम टैक्स के 2 स्लैब बना दिए। एक तो जो पुराना चला आ रहा था कि साहब आप तमाम छूट लेते थे उसमें, और एक इन्होंने नया स्लैब बना दिया जिसमें कुछ रियायतें, मतलब जिसका स्लैब थोड़ा अच्छा कर दिया और कहा लेकिन इसमें हमको रियायत नहीं देंगे।
तो भारत की एक मेजॉरिटी उधर गई ही नहीं, क्योंकि हमारे क्या मैक्सिमम टैक्स कौन दे रहा है? मध्यम वर्ग दे रहा है। और मध्यम वर्ग का जितना आदमी है सब सेविंग किए बैठा है, कहीं घर बनवाए बैठा है, और उसको सारी रिबेट वहां जाने से खत्म हो रही थी तो गया ही नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा और आकर्षक बनाया है। जो नई टैक्स रजीम थी उसको और आकर्षक बनाया है। अब ये तो बैठ के कैलकुलेट करना पड़ेगा हर आदमी को अपने इनकम पर कि उसको कितना फायदा इस बदलाव से हो रहा है। वो छोड़ेगा पुरानी टैक्स रजीम, नई में जाएगा या नहीं जाएगा। और बाकी अगर ओवरऑल बजट की बात कर लें तो आपने खुद देखा होगा कि महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवा के लिए, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ छूट दी गई है। बतौर अर्थशास्त्री आप बहुत ज़्यादा जानकार हैं, तमाम विषयों पर आप बैठते हैं। इसको लेकर के आप अगर एक समरी अगर आप बताना चाहें, शॉर्ट फॉर्म में कंक्लूजन अगर बताएं इस बजट का, क्या होगा? बजट बड़ा सेफ चला है। हालांकि इलेक्शन का बजट था, लोगों को लग रहा था कि बहुत कुछ होगा, लेकिन बहुत सेफ चला है। कैपिटल गेन टैक्स को नहीं छुआ, ठीक है, तो ऐसे तमाम मुद्दों को छुआ ही नहीं उसने अपने आप को एकदम बीच में रखते हुए चला है वो, ताकि देखिए इसीलिए मार्केट का सेंटीमेंट देखिए, लोग कह रहे हैं मार्केट क्यों ऊपर बढ़ रही है। मार्केट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एक महीने से गिर रही थी, तो अपना करेक्शन तो कर ही चुकी थी। दूसरा मैंने कहा ना कि इन्होंने क्या किया कि कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, किसी को टच नहीं किया। तो नतीजा क्या हुआ कि जब कोई टच नहीं किया तो मार्केट का अपोजिट सेंटीमेंट आया नहीं, तो मार्केट गिरी नहीं। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर एक सेफ गेम खेला है। बहुत सारी एक जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, जो पिछली बार भी हुई थी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है वो पिछली बार भी बढ़ा था और इस बार भी बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट बढ़ने से क्या होता है कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट पे पैसा लगता है, फिर रोजगार जनरेट होते हैं और वो इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। अच्छा, जिस तरह से शेयर बाजार एकदम से उछाल मारा आज की अगर बात करें, तो इसका मतलब जो निवेशक है वो देख रहा था टकटकी लगाकर, इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, इसकी वजह से उछाल मारा है। देखिए ये इस बात को समझ रहे थे कि मार्केट पहले ही एक महीने से बहुत बुरी हालत में था। हाँ। तो अगर कोई भी ऐसा काम करते जिससे मार्केट और गिरता तो फिर बहुत नुकसान होता है ना शेयर होल्डर्स को। तो इन्होंने टच ही नहीं किया, कोई ऐसा ही घोषणा नहीं करी जिससे मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो, उसको कोशिश ही नहीं करी इन्होंने। अच्छा, दूसरा एक कारण और होता है, आप जानते हैं कि मार्केट क्या करता है, गिरता है, करेक्शन लेता है, फिर स्टेबल होता है, फिर ऊपर बढ़ता है। तो मार्केट एक महीने से गिर रहा था, अपने काम भर का करेक्शन तो ले ही चुका था वो, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। तो ये मनीष हिंदवी जी थे, जानकार थे, विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, अर्थशास्त्र में बेहतर नॉलेज है इनको। इसी को लेकर के इन्होंने तमाम मुद्दे में जिस तरह से कन्फ्यूज़न था आम आदमी को लेकर के, 7 लाख पे छूट दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, इसको इन्होंने दूर किया और तमाम जो बजट से संबंधित सवाल थे उनके जवाब दिए। कैमरामैन बलराम के साथ मनीष श्रीवास्तव, के न्यूज़ लखनऊ। चलिए, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मनीष हिंदवी जी ने एक टैक्स स्लैब को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी उसको कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है कि अब जो 7 लाख से ऊपर अगर 1 रुपये भी जाता है तो वो टैक्स फ्री के दायरे में नहीं आएगा, और 7 लाख के अंदर रहता है तो टैक्स फ्री के दायरे में आएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस बजट में क्या कुछ सस्ता रहा और क्या कुछ महंगा रहा, ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो बजट में क्या कुछ महंगा रहा, जैसा कि सिगरेट महंगी होगी अब, तो कुछ चीजों को महंगा किया गया। साथ ही शराब, इसको महंगा कर दिया गया है। अब छाता भी महंगा होगा। तो इस बजट में क्या कुछ महंगा होगा और क्या कुछ सस्ता होगा। विदेशी किचन चिमनी भी अब महंगी मिल पाएगी। साथ ही सोना भी महंगा होगा। आयातित चांदी के सामान भी हैं, वो अब महंगे मिलेंगे। प्लेटिनम भी अब महंगा होगा। तो बजट में ये चीजें महंगी रहेंगी। एक्सरे मशीन भी अब इनकी भी कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही हीरा भी महंगा होगा। तो एक तरफ सोना जो है वो महंगा मिलेगा, लेकिन हीरा सस्ता मिलेगा। साथ ही एलईडी टीवी, कपड़ा,
ये सब सस्ता मिलेगा। तो बजट में ये वो चीज़ें हैं जो अब सस्ती हुई हैं। मोबाइल फ़ोन अब सस्ता मिल पाएगा। खिलौने भी अब सस्ते मिल पाएंगे। तो इस बजट में काफी कुछ खास रहा। मोबाइल कैमरा लेंस भी अब सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी अब सस्ती मिल पाएंगी। जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये राहतपूर्ण साबित होने वाला है। हीरे के जो आभूषण हैं वो भी अब सस्ते मिल पाएंगे। बायोगैस से जुड़ी चीजें भी अब सस्ती मिल पाएंगी। साइकिल भी अब सस्ती मिल पाएगी। तो इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ राहतपूर्ण रहा वो भी आपको दिखाते हैं। मोटे अनाज को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता रही। प्राथमिकता दी सरकार ने। मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब बनाने का भी संकल्प रहा इस बजट में। साथ ही आपको बता दें, आत्मनिर्भर बागवानी को भी बढ़ावा मिलेगा। तो किसानों के लिए भी एक बेहतर प्रयास कह सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड का भी गठन होगा। बागवानी योजनाओं के लिए 2200 करोड़ दिए जाएंगे। कीटनाशक 100 इनपुट सेंटर भी खोले जाएंगे जिससे किसानों को इसका फायदा मिल सके। 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग की पहल की जा सकती है। पीएम मछली पालन योजना के लिए 6000 करोड़ दिए जाएंगे। गोवर्धन के लिए 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। और अब बात करते हैं टैक्स स्लैब की। में नई कर व्यवस्था का ऐलान इस तरीके से है। 3 से 6 लाख की इनकम पर 5% का टैक्स देना होगा। आपको बता दें, 6 से 9 लाख की इनकम पर 10% का टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख की इनकम पर 15% का टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स भरना पड़ेगा। 15 से ज़्यादा इनकम है तो 30% टैक्स भरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बजट को हर लिहाज से देखा जा सकता है, हर वर्ग के लिहाज से देखा जा सकता है और किसके लिए कितना बेहतर ये साबित होने वाला है, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। यशवीर त्यागी हैं, अर्थशास्त्री हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। साथ ही अनुपमा श्रीवास्तव अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ राजू शर्मा जी हैं, मेरठ से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण गुप्ता जी दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही सुनील मालवीय संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्वागत है। सबसे पहले यशवीर त्यागी जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए ये बजट हर वर्ग के लिए बेहतर भी बताया जा रहा है, तो किस लिहाज से ये बेहतर साबित होने वाला है? यशवीर जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए। यशवीर त्यागी जी। ओके जी। यशवीर जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
आपकी तो आ रही, मेरी आ रही है जी आवाज? जी आ रही है। यशवीर जी, आपसे आज के बजट को लेकर हम यही सवाल कर रहे थे कि देखा जाए तो राहतपूर्ण इसे बताया जा रहा है हर वर्ग के लिए। आपके हिसाब से ये कितना राहतपूर्ण है बजट? नहीं, राहत तो मिली है। जी। विशेषकर जो मध्यम वर्ग और वेतनभोगी लोग हैं, उनको तो आयकर में बहुत अधिक छूट दी गई है, इसकी अपेक्षा भी थी। दूसरी ओर जो बजट में दिखाई देता है जी। कि जो हमारा आर्थिक विकास है उसको एक मजबूत आधार देने का प्रयास किया गया है। इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अधिक व्यय करने का प्रस्ताव है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर बढ़ेगा तो दीर्घकालीन हमारी जो आर्थिक विकास दर है वो भी बढ़ेगा, तो उससे सभी वर्गों को लाभ होगा। अगर अलग अलग देखें तो सरकार ने कहा भी है कि हम वंचितों को वरीयता देते हैं। जी। तो समाज के जो निर्बल वर्ग हैं, जो विकास की दौड़ में छूटे हुए हैं, जी। उनको प्राथमिकता दी गई है। और उसके अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य स्कूल बनाने की बात है, गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात है, बागवानी को प्रोत्साहन दिया गया है, और कृषि में ये प्रयास किया गया है कि कृषि का आधुनिकीकरण, उसमें प्रौद्योगिकी का समावेश हो। इसके पीछे आशय ये लगता है कि जो हमारे युवक कृषि में है, ग्रामीण क्षेत्रों से है, और कृषि में वो नहीं लगना चाहते, वो गाँव में अब नवाचार के द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा अपनी कृषि को उन्नत कर सके और उनकी आमदनी बढ़ सके। तो इसलिए सरकार ने विभिन्न उपायों के द्वारा ये प्रयास इस बजट में किए हैं कि कृषि का आधुनिकीकरण हो, जिससे किसानों को लाभ होगा। बिल्कुल, आधुनिकीकरण हर क्षेत्र में जरूरी हो जाता है अगर देखा जाए। यशवीर जी, अनुपमा श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, आर्थिक विकास को कितनी मजबूती मिलेगी? अनुपमा जी, अनम्यूट करिए पहले। जी। जैसा कि हम लोग आज देख ही रहे हैं कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो अपने आप ही आर्थिक वृद्धि की दर भी बढ़ेगी। इस आशा से ये किया गया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। इसके अलावा अगर हम आर्थिक वृद्धि की बात करें तो जो मध्यम वर्ग है उसको भी एक राहत दी गई है इनकम टैक्स में। तो ऑटोमेटिकली अगर आपके पास जो आय है उसमें से बचत होती है आपकी टैक्स देने के बाद, तो आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाता है। और जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो आप ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ेगी और सर्कुलेशन में पैसा आएगा, तो रोजगार और आय, ये सारी चीजें बढ़ेंगी, जिससे कि एक संकेत है जी। ये कि बिल्कुल अनुपमा जी, कितना ये राहतपूर्ण है लोगों से ही जान लेते हैं। प्रवीण गुप्ता जी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में हैं, तो लोगों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रवीण, अगर देखा जाए वहां पर लोगों की राय क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? बजट कैसा लग रहा है उन्हें? जी, मैं बात कराना चाहूंगा। यहाँ कुछ कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और जिनसे मैं बात करना चाहूंगा, और मैं बात करके ये लोग बताएंगे कि जो बजट अब पेश हुआ है किन किन चीजों में राहत मिली है और क्या राहत मिली है। सर, क्या नाम है आपका? आदर्श बोगरा। आदर्श जी, जो आज बजट पेश हुआ है उसमें बहुत सी चीजों पर राहत मिली है, क्या कहना चाहेंगे उस बजट के बारे में? सबसे अच्छा बजट तो ये रहा कि इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ गया जी, आगे के टैक्स लाया है इन्होंने कुछ जी, यही इनका सबसे अच्छा रहा है। जो और जो चीजें हैं जरूरी, जो जरूरतमंद की जो घरेलू चीजें हैं उस पे या इलेक्ट्रॉनिक आइटमों पे? ध्यान नहीं दिया, मैं इसी को ध्यान से देखा था। अच्छा, ये अपने काम की जी। चीज थी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? अशोक भाटिया। अशोक जी, बजट को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या देश की जनता को बजट से राहत मिली है? आज तक ऐसा बजट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि सरकार ने मिडिल क्लास लोगों को राहत दी हो। आज तक कुछ अमीरों को राहत मिलती है या कुछ जो अपने आप को गरीब शो करते हैं जी, उनको मिलती है राहत। मिडिल क्लास को पहली बार राहत मिल रही है इनकम टैक्स में, और महंगाई की जहां इनकम टैक्स के अंदर जो राहत मिल रही है उससे जो हमारे सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड आदमी है, उनको बहुत राहत मिल रही है, क्योंकि इस वक्त हम लोगों के ज्यादा खर्चे
मेडिकल पे है, जी जी दवाइयों में जी। खर्चे। अगर हम इनकम टैक्स देते हैं तो कई बार अपनी दवाइयाँ छोड़नी पड़ती है हमें, जी। इसलिए बहुत बड़ी इसने रियायत दी है। तो मतलब कहीं ना कहीं संतुष्ट है आप? हम संतुष्ट हैं। जी। और महंगाई के मामले में बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसने सिगरेट महंगी करी है, जी शराब भी महंगी करे, जी, कर दी है मेरे ख्याल से शराब भी शायद महंगी। कर दिया महंगी। जी तो ये तो जितनी ज्यादा महंगी की जाएगी समाज से उतनी जल्दी गंदगी दूर होगी। जी, और मैं इसको 10 में से 11 नंबर देता हूँ। क्या बात है। जी, तो देखा आपने कि यहाँ पर जो लोग, जो व्यक्ति हैं हमारे भाटिया साहब, इन्होंने कहा कि बजट जो इस बार का पेश हुआ है वो 10 में से 11 नंबर दिए। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, जी। मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। सर, क्या नाम है आपका? रमेश मेहरा। रमेश जी, बजट को लेके क्या कहेंगे? लोगों ने 10 में से 11 नंबर दिए हैं। तो सबसे पहला आपने जो एक क्वेश्चन किया था कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर जो बहुत बढ़िया बात थी, जो आइटमें सस्ती हुई हैं, जो इन्होंने भाटिया जी ने जवाब नहीं दिया, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। जी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटमें सस्ती हुई हैं, सबसे जरूरी आज की डेट के अंदर भारत के अंदर जो सबसे बड़ी व्यवस्था के अंदर देखा जाए, मोबाइल का यूटिलाइज सबसे ज्यादा पूरे विश्व में भारत करता है, और फोन बड़े सस्ते हुए हैं। जी एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो बहुत बड़ा सेक्टर इन्होंने किया है, जो कोरोना के कोविड के अंदर जो एमएसएमई के सेक्टर के अंदर 95% उसको रिबेट मिलेगी, बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात में क्लैपिंग देता हूं, बहुत बढ़िया चीज करी है। शिक्षा के ऊपर इन्होंने पूरा महत्व दिया है। 2024 के चुनाव में ये इनका आखिरी बजट है। ये बजट लुभावना बजट नहीं है, ये बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार एक सेक्टर, मिडिल क्लास सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया रहा। और आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं कि देश वो चलता है जहां पर टैक्स भी मिले, और टैक्स की स्लैब भी 50 बड़े हैं, ठीक हो, और स्लैब इसमें 5 से 6 किया, सॉरी। तो ये बहुत बढ़िया किया है। और जो मिडिल क्लास के लिए जो 7 लाख रुपए की रिबेट की है, शेयर मार्केट बढ़ गई है, वेरी मच बहुत बढ़िया किया इन्होंने। और सबसे बड़ा सीनियर सिटीजन के लिए 30 लाख रुपए की जो इन्होंने काम किया है, बहुत बढ़िया किया है काम। कहीं ना कहीं संतुष्ट है आप, मतलब कि 101% संतुष्ट है जी। तो देखा आपने किस तरीके से सभी जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, और भी सज्जन यहाँ व्यक्ति मौजूद है जिनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अनिल ठुकराल। ठुकराल साहब, बजट को लेके क्या कहेंगे? क्या जो बजट पेश हुआ है उससे अब दिल्ली की जनता संतुष्ट होगी? ये बजट जो है बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास के लिए फेवरेबल है जी। इसमें टैक्स स्लैब को ऐसे किया हुआ है, छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े तक सबको जो है ये बेनिफिट मिलेगा, राहत मिलेगी। कहने का मतलब जी, मैं परसेंटेज के हिसाब से प्रवीण, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लोगों में मिला जुला एक राय निकलकर सामने आ रही है। लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं इस बजट से, और जाहिर सी बात है जो सबसे अहम बात, टैक्स स्लैब बढ़ा दिए जाने से लोगों में काफ़ी संतुष्टि देखने को मिल रही है। वह किसे क्या मिला और कितना किफ़ायती है आम जनता के लिए बजट, इसको लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम जनता की राय इस बजट को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है। राजू शर्मा, अगर देखा जाए तो आम जनता का क्या कुछ रुख निकलकर सामने आ रहा है इस बजट को लेकर, कितनी संतुष्टि देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार ने जो बजट का पिटारा था वो खोल दिया है। आम जनता के लिए बड़े बड़े दावे किए हैं, किसानों के लिए बड़े दावे किए, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या लग रहा है योगी सरकार? मैं यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में मेरठ जोन का अध्यक्ष हूँ। मैं बजट पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे व्यवसाय को ट्रांसपोर्ट को क्या मिला ये बताऊंगा। रेडियल टायर जो पिछले साल 40,000 का जोड़ा था, वो सरकार ने 50,000 का कर दिया। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय आज डूबने के कगार पर है। हमने कोरोना में भी सरकार की किसी प्रकार की सप्लाई की चैन नहीं टूटने दी। चैसिस आज 50 लाख का है, उस पे बैंक का ब्याज है, टायर महंगा है, डीजल महंगा है। सरकार मुझसे रोड टैक्स लेती है, उसके बाद टोल टैक्स लेती है। सरकार को आज मंथन करना चाहिए कि देश की रीटेलिटी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय कैसे बचेगा और हमें वो क्या देना चाहती है ये बताए। न पिछले सालों में कुछ दिया, न आज कुछ दिया। सरकार ट्रांसपोर्ट को कुछ देने में हीरो है और दुनिया भर का टैक्स हमसे लेने में हीरो है। टैक्स ले रही है आपसे, लेकिन दावा कर रही है कि जो सबके लिए बजट है, आम लोगों के लिए बजट है, सबको लाभ होगा इससे।
मैं जानता हूं कि कोई भी सरकार, कोई भी राज्य बिना टैक्स के नहीं चल सकता, लेकिन सारा टैक्स ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पे लगाना है। रोड टैक्स भी, डीजल पे टैक्स भी और टोल टैक्स भी, कहां तक टैक्स देंगे? अगर कुछ बचता है उसके बाद इनकम टैक्स। किस तरह का लग रहा है बजट? हमारे लिए तो बजट जीरो है। जीरो है। मैं आम आदमी की बात नहीं करता, मैं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की बात करता हूँ। ये बजट जीरो है क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को सरकार ने कुछ नहीं। और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ये तो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को कुछ नहीं दिया। आपको क्या लग रहा है बजट किस तरह का होगा जनता के लिए? मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मेरठ जोन का महामंत्री, मेरठ जोन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष। इस बार भी बजट में ट्रांसपोर्टर के हाथ खाली हैं। हमारे साथ हर बार बजट में धोखा ही हुआ है, चोरी नीति का प्रयोग किया जाता है। मेरठ को एनसीआर में शामिल तो कर लिया गया, मगर सुविधा के नाम पे ट्रांसपोर्टर का उत्पीड़न किया जाता है। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में दोहरी नीति अपनाई जा रही है। बजट से क्या उम्मीद है? बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हर रोज टैक्स के बढ़ा दिया जाता है। गाड़ी जो पहले 35 लाख की थी, आज 40 लाख की है। प्रतिदिन एक टैक्स, दूसरा टैक्स, तीसरा टैक्स। दोहरी नीति का उपयोग हमारे को इन्वेस्टर समिट में योगी जी द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आपके व्यवसाय को सुविधाएं दी जाएंगी, मगर हमारा सारा व्यवसाय लोकल बसों द्वारा हमारा माल उठा लिया जाता है। तो हमारा तो इस समय व्यवसाय करने से ही मन बहुत। जो ट्रांसपोर्टर है वो नाराज है काफी, लेकिन युवाओं को क्या लग रहा है? युवाओं की क्या कहना है इसको लेकर? बजट पेश हो गया है, रोजगार की भी बात की जा रही है, क्या लग रहा है? बजट जो आज आया है वो काफी तौर तक आम जनता के लिए ठीक है, लेकिन कुछ लोग, व्यापारी लोग इस पे नाराज हैं। हर तरह की अपनी सोच है, लेकिन आम आदमी के हिसाब से आज जो बजट आया है 7 लाख तक की आय फ्री कर चुके, बहुत अच्छा बजट है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर किसी को अपनी परेशानी, लेकिन सरकार अपने तरीके से काम करी, सबकी समस्या का हल निकाला जाएगा। सबका हल। जो युवा है वो खुश है बजट से, लेकिन और अन्य जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं बजट को लेकर? कैसा लग रहा है? मोदी जी ने बजट का आज पिटारा जो है वो खोल दिया। मोदी ने काम छूट दी है थोड़ी बहुत, बढ़िया नहीं। अच्छा, छूट दी है, बाकी कुछ बढ़िया नहीं। अच्छा, इतना बढ़िया नहीं है। आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है? देखिए, ये जो लोग थे वो ट्रांसपोर्टर भी है, युवा भी है और अन्य लोग भी है। ये कह रहे हैं कि जो टैक्स है वो बढ़ गया है, इनको ट्रांसपोर्ट काम करने में काफी समस्याएं हो रही है। युवा आखिर जो है मेरठ के वो खुश है क्योंकि जो 7 लाख रुपए तक की आय थी उस पर टैक्स में छूट दी गई है। तो जो मेरठ में जो तमाम जो लोग थे उनका कहना है कि बजट कहीं तक फायदेमंद है और कहीं कुछ लोगों को इससे नुकसान भी दिखाई दे रहा है। जी चलिए, कुल मिलाकर राजू आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। प्रवीण गुप्ता संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अगर देखा जाए तो दिल्ली की जनता की क्या राय इस बजट को लेकर है? खुश हैं या नाखुश हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की जनता इस बजट को लेके, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले लोगों से बात भी करवाई थी, दिल्ली की जनता इस बजट को लेके बहुत खुश है। कोई 10 में से 11 नंबर दे रहा है। कोई एमएसएमई की जो योजना 85% का जो रिबेट का छूट दिया है उसको लेके बहुत अच्छी क्लैपिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जो लोग हैं वो बजट को लेके खुश हैं। जी चलिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। लोगों की राय भी मिली जुली नजर आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। रुख करते हैं अनुपमा जी की तरफ। अनुपमा, अगर देखा जाए तो जैसे अभी आपने सुना भी होगा, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, वो नाखुश नजर आ रहे हैं इस बजट में। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके लिए कुछ भी नहीं है। युवा वर्ग है वो खुश नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ उनके लिए है, क्योंकि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहा है और इसका कहीं ना कहीं जिक्र होता नजर आ रहा है। जी, जैसा कि हर वर्ग को तो खुश नहीं किया जा सकता। जैसा कि कोई भी योजना होती है, कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि सरकार से निकाला जाता है, तो हर वर्ग के लिए सब कुछ ध्यान में रखकर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और खासकर इलेक्शन की चुनौती के पहले का बजट है तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग उसको कैसे परसीव करते हैं। कुछ लोग जो ऑपोजिशन के हैं वो शायद ये सोचते होंगे कि सरकार ने अपने फायदे में ये मिडिल क्लास को रिबेट दिया है। जो करंट गवर्नमेंट है उसके जो लोग हैं वो इसको बहुत अच्छा बजट बता रहे हैं। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टर्स का जहां तक कहना है तो इसमें कुछ हद तक, जैसे कि जो और चीजें हैं, जो सप्लाई चेन की बात हो रही, सप्लाई चेन वाकई में हमारी
अच्छी काम कर रही है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस है, डीजल का प्राइस है, ये चीजें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट से भी इफेक्ट होती हैं, अंतरराष्ट्रीय उससे, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, इसने बहुत हद तक हमारे इन प्राइसेस को इम्पैक्ट किया है। तो अनुपमा जी, जैसे कि डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी की गई हैं, सस्ती की गई हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती की गई हैं, लेकिन फिर भी वो महंगी हैं, आम जनता के उसमें अभी नहीं आती हैं। और दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नो डाउट की अच्छी एक ऑप्शन है और इको फ्रेंडली भी है। जहां तक हम पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हैं तो वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन अभी भी जैसे ई रिक्शा बहुत सारे चल रहे हैं, हमारे शहरों में भी चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन वो कितने एफिशिएंट है, क्या वो लंबे डिस्टेंस पे जा पाते हैं या कि वो एक छोटे लोकल लेवल पे ही काम कर रहे हैं। इन चीजों की अभी टेक्नोलॉजी और जिसको प्रौद्योगिकरण कहते हैं उस दिशा में हमें काफी मेहनत करनी होगी, तब जाके ये ई व्हीकल शायद हमारे यहाँ पे अभी सक्सेस रेट उनका इतना ज्यादा शायद ना हो और इसीलिए लोग हिचक रहे हैं अभी खरीदने में। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज, जो फोकस एरियाज जो बजट में कहे गए, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे टूरिज्म पे फोकस किया है इन्होंने ज्यादा, या जो विश्वकर्मा लोगों को के लिए जो कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारे जिनके पास कोई ना कोई स्किल है लेकिन वो कह सकते हैं कि संगठित क्षेत्र में नहीं है बल्कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको हम कैसे मोटिवेट करें, या ग्रीन ग्रोथ की बात जो कही गई, ये सब कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो नए मुद्दे हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने उठाए हैं और ये अच्छे मुद्दे हैं और मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। बिल्कुल। यशवीर त्यागी जी, आपके पास आएंगे, क्या लगता है इस बजट से वाकई बदलाव आएगा, उम्मीद की जा सकती है ऐसे? यशवीर जी, चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं प्रवीण गुप्ता का, दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अगर देखा जाए वो ये एक अलग बात है कि एक तबका है जो खुश नज़र आ रहा है, एक तबका नाखुश नज़र आ रहा है, और जो बजट में हर वर्ग की बात कही जा रही है, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो या गरीब हो या किसान हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, बेहतर चीज़ों को कहीं ना कहीं बजट में शामिल किया गया है। तो इसे एक तरीके से माना जाए चुनावी बजट तो नहीं कहा जा सकता है। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैडम ने कहा कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, सारे सेक्टर खुश नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ चीजों में छूट दी है या कुछ चीजों की कीमतें गिराई है, तो वो सरकार है, वो सरकार का काम है करना। और उन्होंने जो रणनीति तैयार की है वो रणनीति उस हिसाब से तैयार की है कि लोगों को उन सब चीजों में, जिस तरीके से मान लीजिए उन्होंने सिगरेट महंगी कर दी, सिगरेट महंगी करने का मतलब हो गया कि जो लोग पूरे दिन में एक डब्बी खत्म करते हैं तो वो महंगी होने की वजह से उसको कम पीना पसंद करेंगे। शराब उन्होंने महंगी करने की बात कही है, शराब जो है वो महंगी अगर हो जाएगी तो भी लोगों को फर्क पड़ेगा कि वो नहीं पिएंगे। अब मान लीजिए, और इसी को इसका दूसरा पहलू अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर उन्होंने सस्ता किया है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती कर दी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल सस्ते कर दिए हैं और बहुत सी चीजें हैं जो सस्ती की है। बात करें दूसरे सेक्टरों की रिबेट मिलने की, तो जिस तरीके से एमएसएमई के अंदर 95% की रिबेट दी गई है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा राहत मिली है लोगों को, उससे जनता का भी फायदा होगा। और बात करें ट्रांसपोर्टरों की, तो जिस तरीके से अभी एक सज्जन बता रहे थे कि मैं बिल्कुल भी बजट से खुश नहीं हूं, ना खुश हूं और हमारे लिए सरकार नहीं सोचती है, तो कहीं ना कहीं सरकार ये उनके विषय के लिए भी सोचेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं सोचती, सरकार सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाता है, उसमें चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, या शराब का मामला हो, या सिगरेट का मामला हो, या और घरेलू चीजों का मामला हो, तो वो सारी चीजों के लिए सरकार सोच समझ के ये बजट बनाती है। और जिस तरीके से अभी लोगों से हमने राय ली, तो लोगों की राय में लोगों ने यही बताया कि 10 में से 11 नंबर क्लैप किया। और मतलब कहीं ना कहीं लोगों को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्हें पता है बजट के बारे में, जो लोग जैसा उन्होंने बताया कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा
फायदे के लिए जो बजट का काम किया है। पहले 5 लाख रुपए मिलते, 5 लाख पे छूट मिलती थी जब हम आरटीआई भरते थे, अब वो नील दिखानी पड़ती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब जब उन्होंने 7 लाख रुपए कर दिए तो 2 लाख रुपए जो अब हम अपने खाते में रख सकते हैं 7 लाख रुपए तक, और दूसरी चीज उस पर हमें टैक्स नहीं देना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सरकार ने जो बजट पेश किया है वाकई काबिले तारीफ पेश किया है। लोग इससे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि बजट जिनको समझ में आ रहा है तो वो इसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं और बेहतर भी बता रहे हैं। मेरठ का रुख कर लेते हैं, मेरठ से भी हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, अगर देखा जाए इस बजट में जो एक वर्ग की बात करें, पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए भी कर की व्यवस्था और इसमें मानक कटौती का लाभ देने का भी प्रस्ताव रखा गया है, तो ये कितना कारगर साबित होने वाला है? इसको लेकर भी लोगों की क्या कुछ राय निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही आज मोदी सरकार ने बजट पेश किया उसमें तमाम ऐसी बातें निकल कर आई जो किसानों के हित में भी थी, युवाओं के हित में भी थी और तमाम जो अन्य सेक्टर है उनके हित में भी थी, चाहे इंडस्ट्रीज एरिया की बात हो, इन्वेस्टरों की बात हो या आम जन की बात हो। महिलाओं के लिए प्रमुखता से इस पर ध्यान दिया गया है। महिलाओं को भी इसमें कई योजनाएं शुरू की है। विश्वकर्मा योजना जो है युवाओं के लिए शुरू की गई है। किसानों को जो है ऑर्गेनिक खेती करने के लिए योजनाएं शुरू की गई है। बाकायदा किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती को आप बढ़ावा देकर अधिक इनकम कर सकते हैं, कैसे युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आज बजट पेश किया गया है। कहीं ना कहीं आम जन इससे खुश है और साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया उसमें मेन जो फोकस उनका था युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ज्यादा अधिकतर फोकस था। तो कुल मिलाकर जिस तरह से 2024 के चुनाव नजदीक है उसको देखते हुए ये बजट अहम आने वाले चुनाव में साबित हो सकता है। बिल्कुल, बेहद अहम इस नजरिए से देखा जा सकता है इसे कि बेहतर साबित होगा और उम्मीद भी कुछ ऐसी ही की जा रही है। अनुपमा जी, अगर देखा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो हालांकि इकोनॉमिक लिहाज से काफी स्थिति बेहतर नजर आ रही है। अब इस बजट के बाद क्या किस तरीके से आप क्या नजरिया रखती हैं, कितना बेहतर और होने वाला है? इसमें कुछ ना कुछ चुनौतियां भी हैं। जब हम जो भी बजट में प्रावधान किए गए हैं वो अभी ऑन पेपर हैं और जब उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं। जैसे कि हम ये आशा कर रहे हैं कि जो कर है वो हमें मिलेगा और उससे हमारा मतलब सरकार को एक आय का स्रोत है वो, लेकिन जो करों की चोरी है वो कैसे रोकी जाएगी उसके लिए हमें एक एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होगा। तो उस दिशा में भी मतलब कहने का मतलब है ये सारी समस्याएं बड़ी इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम कर की बात कर रहे हैं, वहां मिडिल क्लास को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हमें वो कर से फायदा नहीं हो रहा है, जो कि क्योंकि कोई भी सरकार जब हम चुनते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको कर भी देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो सरकार कहाँ से करेगी। तो ये कर एक आय का सरकारी आय का स्रोत है और इसलिए इसमें जो कर की चोरी है उसको भी देखना पड़ेगा। सरकार ने अपनी तरफ से ये किया है कि हाँ जो टैक्स बेस है उसको हम कैसे वाइडन करें और उसके लिए जो डिफरेंट पॉइंट्स जैसे स्लैब्स की बात की गई, तो अब उन्होंने वाइडन किया टैक्स बेस को कि हाँ डिफरेंट इनकम स्लैब्स के लोग डिफरेंट रेट्स पे हमें टैक्स देंगे। तो जितने भी कलेक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं उसको हमने विस्तृत करने का सोचा है और ये एक मतलब पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन ये एक चुनौती भी, इसका सामना भी सरकार को एक एफिशिएंट तरीके से करना पड़ेगा। करप्शन है, लॉन्ग चेन ऑफ ऑफिशियल्स है, वो चीजों को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो दूसरी चुनौती जो मेरी नजर में आर्थिक रूप से आती है वो है असमानता। भारत में जो असमानता है आर्थिक वितरण, आय वितरण की, वो बहुत ज्यादा है। अराउंड हम कह सकते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय अगर लीजिए आप तो 50% लोगों की जो आय है वो 15,000 से कम है। बिल्कुल 15,000 प्रति माह और करीब 90% लोगों की 20,000 से कम है। तो ऐसे समय में
अगर आप ये असमानता को कैसे दूर करेंगे कि ये जो आपको मतलब जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के रोजगार और आय और जो लोगों की जेबों में जो पैसे की बचत होगी उससे वो उपभोग बढ़ाएंगे, तो वो ये वाला जो तबका है इसके लिए तो पता नहीं इतना कितना इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, आय बेहतर होगी तभी व्यय किया जा सकता है, इससे ये बात भी साफ होती नजर आ रही है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, आपके पास आते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी इस बजट में इस बात को भी ध्यान में रखा गया है, तो अब स्थिति कितनी बेहतर होने वाली है आने वाले समय में? जी मैं बता दूं, जिस तरीके से शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अंदर जो रियायतें सरकार ने दी है, इस बजट में दी है, वो वाकई काबिले तारीफ है। लोग तारीफ कर रहे हैं उस चीज की कि शिक्षा के विभाग में जो बजट दिया गया है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है। और ऐसे ही बजट की उम्मीद हम कर रहे थे कि इस तरीके का अगर बजट शिक्षा विभाग में आ जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर बहुत ज्यादा सुधार मिल पाएगा। जी बिल्कुल, सुधार और साथ ही शिक्षा के साथ साथ बेहतर सुधार एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना काल में क्या कुछ स्थिति रही उससे भी हर कोई दो चार हुआ है। भोपाल का रुख कर लेते हैं। सुनील मालवीय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुनील, भोपाल की जनता की क्या कुछ राय निकलकर सामने आ रही है बजट को लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से भोपाल की जो जनता है, भोपाल की जनता का कहना है कि जो बजट तो पेश हुआ है जनता के हित में हुआ, और कई लोगों का ये भी कहना है कि ये जो बजट जो पेश हुआ है ये 2023 और 24 में मध्य प्रदेश में, और बात की जाए 2 राज्यों में इलेक्शन का भी समय है और 24 में लोकसभा भी होना, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उस कयास लगाया जा रहा है कि जो बजट पेश किया गया है आम जनता के लिए तो ठीक है, लेकिन इस बजट को जो लोग हैं और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का विषय बना हुआ कि इस बजट को इलेक्शन के रूप में भी देखा जा रहा है, और लोग इस बजट से जो आम व्यक्ति हैं जिनको भी टैक्स में छूट मिली है, शिक्षा का क्षेत्र हो या मेडिकल का क्षेत्र हो या जो मत्स्य संपदा योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहले से योजना थी और फिर एक और योजना मछली पालन योजना उन्होंने चला दी, तो इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं और जो बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को इससे कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। जी सुनील, अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें, उनकी राय लेने की कोशिश करें कि कितना संतुष्ट हैं वो उस बजट से और कितना आने वाले समय में कारगर साबित होने वाला है। क्या वाकई इस बजट से वो संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं। ये बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार का, कैसा लगता है आपको बजट? बजट के बारे में तो मालूम नहीं है अभी आज तो मैं देखता हूँ कुछ लोगों से और बात करूंगा। अभी सरकार का आम बजट पेश हुआ है, किस रूप में देखते हैं आप बजट को? बजट है, आप स्टूडेंट हो, किस रूप में आप देखते हैं बजट? नहीं हुई है। हाँ, और क्या है 7 लाख वालों को 7 लाख वालों में किस प्रकार देखते हैं आप ये बजट को? आम जनता को राहत मिली है? पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ, हमने इसका न्यूज देखा नहीं, जॉब कर रहे हैं। बाकी बस एक ही चीज पता चली है मुझे इसमें कि जो 1 साल में 7 लाख कमाते हैं उनको अभी चलिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए सुनील तो टैक्स स्लैब बढ़ा है, इस को लेकर काफी कुछ राय निकलकर सामने आ रही है और लोग संतुष्ट भी इस बात से नजर आ रहे हैं, बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं, एक तबका ऐसा भी नजर आ रहा है। और साथ ही देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। राजेश वर्मा जी, इस ओवरऑल अगर पूरे बजट को लेकर बात की जाए तो आप क्या नजरिया रखते हैं, कैसा बजट रहा, कितना बेहतर साबित होगा फ्यूचर में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बजट भले ही जो है घोषित हो गया हो, बजट जो है पेश हो चुका हो, 2023 और 24 का जो है समीकरण जो है कहीं ना कहीं बिठाते हुए जो सरकार है उसने गरीब तबके से लेकर मिडिल क्लास का इसमें ख्याल रखा है। और लेकिन देखिए कहीं ना कहीं बजट भले ही पेश हुआ लेकिन एक राजनीति का बाजार जो है वो पूरे देश भर में वो देखने को चर्चाओं में आ चुका है, क्योंकि विपक्ष को ऐसा लगता है कि शायद इस बजट में जो है वो प्रदेश के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड के साथ साथ पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है और साथ साथ जो है बॉर्डर सीमा जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कहीं ना कहीं विकास को लेकर के कोई बड़ी बजट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई, हिमालय क्षेत्रों को लेकर के खास बिल्कुल हिमालय क्षेत्र, जी हाँ, उनको ध्यान में नहीं रखा गया।
जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो राजनीतिक माहौल है यहाँ पर कहीं ना कहीं वो गरमाया हुआ है, क्योंकि जो विपक्ष है उसको ऐसा लगता है कि शायद सरकार ने कुछ प्रदेश के लिए जो बुनियादी सुविधाएं जो पहाड़ की जनता के लिए होनी चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार के लिए जो कुछ होना चाहिए, या फिर हाल ही में जो जोशीमठ में जिस तरीके से भूदशाओं की स्थिति चल रही है उसके लिए कोई विस्थापित करने के लिए कोई अहम बजट जो है वो कुछ पेश करना चाहिए। क्योंकि जब एक बजट जो है सूखाग्रस्त इलाकों के लिए केंद्र सरकार अगर पेश कर सकती है तो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की जो आपदाएं आ रही है, देवी का आपदाएं जो उत्तराखंड में देखने को मिलती है, इनके लिए भी एक स्पेसिफिक एक बजट जो है वो निर्धारित करना चाहिए, ताकि जो है सरकारें और तमाम जो जनता है यहाँ पर जो अपेक्षा लगाई हुई थी कि केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण बजट में और पहाड़ की जनता को कुछ राहत मिल पाएगी, तो इसका कुछ खास तौर से जमीनी हकीकत में कहा जाए, जो जानकार यहाँ के बता रहे हैं या जहाँ तमाम चीजें जो यहाँ के विपक्षी दल सरकार पे हमला बोले हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि कोई महत्वपूर्ण और कोई बहुत बेटर बजट जो है वो पहाड़ की पब्लिक के लिए नहीं हुआ, जो इस समय जो राजनीति के माहौल में दिखने को मिल रहा है, या और भी इसमें भी सर चल रहा है, अध्ययन चल रहा है। आप जानकार और क्या निकाल सकते हैं कि क्या केंद्र से किस तरीके की मदद जो है वो कार तौर पे मिल जाएगी। भले ही टैक्स से लेकर तमाम चीजों पे केंद्र सरकार ने जो है बजट में जिक्र किया है, छूट दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक पहाड़ की जनता के लिए जो है कहीं ना कहीं जो चीजें होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं पहाड़ की जनता जो है वो बिल्कुल जिस तरीके से दैवीय आपदाएं होती रहती हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड को भी इस में रखना चाहिए था, वहाँ की जनता के लिए भी कुछ इस पिटारे में होना चाहिए था। अनुपमा जी आपके पास आएंगे। एक असंतुष्टि भी देखने को मिल रही है उत्तराखंड की जनता के लिए, या उत्तराखंड के लिए या प्रदेश के लिए देखा जाए तो कुछ खास नहीं रहा इस पिटारे में। देखिए अभी मैंने पहले भी कहा था कि जो बजट होता है वो एक केंद्र सरकार का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, और उसमें स्टेट वाइज उनको हर चीज, हर व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करना बहुत मुश्किल है। अगर मध्यम वर्ग की आय के लिए आयकर में छूट दी गई तो ये सभी जगह हैं, ना केवल उत्तर प्रदेश में, ना केवल मध्य प्रदेश में, बल्कि उत्तराखंड में भी। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जो भी रिलीफ है, या एमएसएमई सेक्टर को बढ़ोतरी देना है, या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को सेटअप करना है इन द एजुकेशन सेक्टर, और स्टेट्स को भी कहा गया कि भाई आप लोग अपने अपने राज्य में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए कि जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है उसकी एक्सेस हर बच्चे को मिल पाए। तो ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कुछ भी नहीं करने की यहाँ पे आवश्यकता है, और ना ये किया गया है। उसके लिए हमारी एक अलग बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं फाइनेंस कमीशन। तो जब भी उसकी रिकमेंडेशंस आती हैं तो उसमें हम ये सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं, और उसमें कितनी ग्रांट हमने किस स्टेट को दी, या डबल इंजन की सरकार की जो भी फायदे और नुकसान उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे खासकर यही चीजें जो मुझे लगता है कि इस तरह की मतलब हाँ, जहाँ तक आपने जो सोनी जी बात कही डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ डेफिनेटली डिजास्टर मैनेजमेंट किसी भी एरिया में हो सकता है, जैसे कि पहाड़ पे है, वैसे ही उड़ीसा में है, वैसे ही चेन्नई में है। तो इस तरह के जो भी प्रोन एरियाज हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, लखनऊ में भी अर्थक्वेक आया तो इस तरह, या अर्थक्वेक आया या कोई भी और डिजास्टर हुआ, तो कहने का मतलब है कि इस तरह के उसको मैनेजमेंट के लिए हमको फंड्स एलोकेट करते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की होती है। सेंटर से वो मदद मांग सकते हैं और उसका एलोकेशन होता है। चलिए, तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए, ये बजट किस लिहाज से आम जनता के लिए या फिर चुनावी बजट, इसको क्या कह सकते हैं 2 शब्दों में? मुझे तो लगता है कि ये आम जनता का बजट है। अब उसका रूप आप चाहे जो कहें, लेकिन ये आम जनता का बजट है। अब आम जनता में हर व्यक्ति शामिल हो जाता है, लेकिन जो चुनौतियां मैंने आपको पहले भी कही कि वो हमें ध्यान से देखनी होगी। और मैं इसको एक कोट से समाप्त करना चाहूंगी। उसमें एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के विद हैं, उन्होंने कहा था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल। एक वो जो कि लोगों को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं कि एक अमीर है, एक गरीब है, एक कम आय वर्ग का है, एक ज्यादा आय वर्ग का है।
और दूसरे वो जो कि सारे समूह को एक में लेके चलते हैं। तो हमें लगता है जो दूसरा नजरिया है ज्यादा फिट बैठता है कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके बजट को देखें और उसमें सभी लोगों को शामिल करें। हमें लगता है तभी हमारी सफलता और ये बजट का जो है पूरा जो इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए और शायद ऐसा कुछ नज़र भी आ रहा है जिस तरीके से हमारे संवाददाताओं ने दिल्ली हो या देहरादून हो या मेरठ हो सभी से बातचीत की है, मिली जुली एक राय भी निकलकर सामने आ रही है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश वर्मा जी आपका भी शुक्रिया और साथ ही सुनील मालवीय जी आपका भी शुक्रिया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए टैक्स स्लैब को लेकर तो खुशी देखने को मिल रही है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो नाखुश नजर आ रहा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं जो इस बजट से नाखुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस राष्ट्र हित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।